खनिज तेल यानी पेट्रोलियम को लेकर के दुनिया की राजनीति बहुत तेजी से बदल रही है। इसी बीच एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज वेनेजुएला से आ रही है। वेनेजुएला में अभी हाल ही में राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हुए हैं। इन इलेक्शंस में इनकम्बेंट यानी सत्तासीन निकोलस मुडुरो की जीत घोषित की गई है। इस खबर के बाद वेनेजुएला में तनाव बढ़ गए हैं, अशांति बढ़ गई है, उपद्रव बढ़ गए हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पूरी दुनिया की मीडिया अब इसके ऊपर नजर लगाए बैठी है। पहले थोड़ा वेनेजुएला का इतिहास जान लेते हैं। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का एक देश है। एक वक्त में बहुत अमीर देश हुआ करता था। इसकी राजधानी कराकास को दक्षिण अमेरिका की फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता था और ऐसा कहा जाता था कि न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर और हांगकांग के बाद अगर कोई अगली फाइनेंशियल कैपिटल बन सकता है तो वो कराकास है। हालांकि आज दुबई को हम जो देखते हैं वो एक समय कराकास के होने की उम्मीद की जाती थी। वेनेजुएला में दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व है, यानी कि किसी भी देश के पास तेल के भंडार हैं, खनिज तेल के भंडार हैं, उनमें वेनेजुएला नंबर 1 आता है। वेनेजुएला बहुत लंबे समय तक एक कैपिटलिस्ट देश था, लेकिन 1999 में यूगो शावेज ने यहां पर इलेक्शन जीता। यूगो शावेज लेफ्टिस्ट यानी कि दक्षिणपंथी विचारधारा से आते थे। यूगो शावेज के आने के बाद उन्होंने देश में बहुत सारा उदारीकरण किया, बहुत सारी कंपनीज या लगभग सभी कंपनीज को राष्ट्रीयकृत यानी नेशनलाइज कर दिया। आपने अक्सर अपने व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में देखा होगा कि किस तरह से देश की सारी कंपनीज को नेशनलाइज कर देना और प्रोडक्शन को खत्म कर देने की वजह से वेनेजुएला की हालत हुई है। हालांकि यहां बताना चाहूंगा कि यह पूरी तरह से सच नहीं है। पेट्रोल के पीछे अपनी एक पूरी राजनीति और पूरी एक आर्थिक नीति होती है जिसमें यूगो शावेज फेल रहे थे। खैर 1999 से 2013 तक यूगो शावेज देश के प्रेसिडेंट रहे और 2013 में कैंसर से उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच उन्होंने निकोलस मुडुरो को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। निकोलस मुडुरो 2013 से अभी तक वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं और अभी हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में फिर से विजय घोषित किए गए। तो खबर क्या है? खबर यह है कि निकोलस मुडुरो की इमेज बहुत खराब है। वेनेजुएला की आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है। उसे एक फेल्ड स्टेट के रूप में देखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों और वेनेजुएला के अंदर के एनालिस्ट को ये उम्मीद थी कि निकोलस मुडुरो ये इलेक्शन हार जाएंगे, लेकिन उन्हें विजय घोषित किया गया। वेनेजुएला में एक नियम है जिसके अनुसार किसी भी चुनाव के खत्म होने के 48 घंटे के अंदर सरकार को वोट और वोट प्रतिशत दोनों डिक्लेयर करने पड़ते हैं। लेकिन निकोलस मुडुरो के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक न्यूज दी जिसमें कहा गया कि देश के ऊपर साइबर अटैक हुआ है, जिसके चलते वोटों की संख्या घोषित नहीं की जा सकती है। इसके बाद देश में तनाव बढ़ गया। अभी स्थिति काफी खराब है। इसी बीच यूएसए ने कहा है कि वो निकोलस मुडुरो के प्रतिद्वंदी गोंजालेज को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसके बाद निकोलस मुडुरो का भी बयान आया जिन्होंने कहा कि नॉर्थ अमेरिका से होने वाली किसी भी इंपीरियलिस्ट कोशिश को पूरी तरह से रोका जाएगा और इसके खिलाफ हो सका तो रेवोल्यूशन भी किया जाएगा। आप कह सकते हैं वेनेजुएला और अमेरिका में काफी लंबे समय तलवारें खिंची हुई हैं। जब से 1999 में यूगो शावेज लेफ्टिस्ट सोच के साथ देश के ऊपर काबिज हुए थे, उसके बाद से यूएसए ने काफी सारे सैंक्शंस वेनेजुएला के ऊपर लगाए। ऐसा कहा जाता है कि ये सैंक्शंस रशिया और ईरान से भी ज्यादा सख्त है। वेनेजुएला की जब भी बात आती है तो तेल को लेकर के राजनीति गर्म हो जाती है। आज से लगभग 2 दशक पहले तक दुनिया में तेल के लिए एक ही ध्रुव था जो थी ओपेक कंट्रीज। ओपेक कंट्रीज के अंदर ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश आते थे और इनका दुनिया भर में खनिज तेल की कीमत के ऊपर या बोले कच्चे तेल की कीमत के ऊपर नियंत्रण रहता था। ये प्रोडक्शन को ऊपर या नीचे करके, कम या ज्यादा करके खनिज तेल या बोले कच्चे तेल की कीमतों को मैनेज करते थे। लेकिन इसको आगे बढ़ा करके इसको ओपेक प्लस कर दिया गया। इसमें रशिया को शामिल कर दिया गया और कुछ और देश भी इसके मेंबर बन गए। इसी बीच एक व्यक्ति जिसका नाम जॉर्ज पी मिशेल था और जिनके बारे में डिस्कस करना बहुत जरूरी है, इन्होंने अकेले ने इस दुनिया के तेल के परिदृश्य को चेंज कर दिया। जॉर्ज पी मिशेल ने क्या किया? इन्होंने फ्रैकिंग टेक्निक को इजाद किया। न केवल उसे इजाद किया बल्कि उसे प्रोडक्शन के लायक वायबल भी बनाया। इसके बाद यूएसए में तेल की प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यूएसए दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है। ये अपने आप में शॉकिंग न्यूज है। उससे भी बड़ी शॉकिंग न्यूज ये है कि वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल का एक्सपोर्टर भी है। वही यूएस जो कुछ समय पहले तक दुनिया का नेट ऑयल इंपोर्टर था और ऐसा कहा जाता था कि दुनिया में जहां जहां खनिज तेल होगा वहां वहां यूएसए पहुंच जाएगा युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए तेल चाहिए। ऐसे में यह धारणा गलत होती जा रही है क्योंकि यूएसए के पास अपनी जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा तेल है। तो इसके चलते ओपेक का जो बैलेंस था उसके अगेंस्ट यूएसए का एक ग्रुप खड़ा हो गया। इस ग्रुप में है यूएसए, नॉर्वे, कनाडा और ब्राजील भी। इसके इंडिकेटर क्या है हमारे पास? देखिए, जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो पूरे यूरोप ने बोला था कि अब वो रशिया के साथ व्यापार नहीं करेंगे और खासकर तेल और गैस का आयात नहीं होगा।
ऐसे में यूरोप की मार्केट बिजनेस के लिए पूरी तरह से ओपन थी, जिससे कि मिडिल ईस्ट कैप्चर कर सकता था। लेकिन मिडिल ईस्ट या गल्फ की कंट्रीज में बहुत तेजी से डिस्टर्बेंस फैली। इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध की वजह से वहां पर काफी सारी प्रॉब्लम हुई। यमन के हूथी लड़ाकों ने बहुत सारे शिप्स के ऊपर अटैक किया, जिसकी वजह से इंश्योरेंस की कीमतें बढ़ गई। दुनिया में ऐसा लग रहा था कि तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। दो वजह है, यूरोप में डिमांड और दूसरी मिडिल ईस्ट यानी गल्फ में सप्लाई को लेकर के प्रॉब्लम। लेकिन कोई कीमत नहीं बढ़ी, बल्कि कीमतें तेल की लगातार गिरती जा रही हैं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो डिमांड यूरोप से पैदा हुई थी उसको पूरा किया यूएसए ने। दुनिया के दो सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर इंडिया और चाइना, इन्होंने अपना बैलेंस रशिया के ऊपर शिफ्ट कर दिया। रशिया से वो दूसरे तरीके से ऑयल लेते रहे। इंडिया ने तो काफी तेल लिया। दूसरा, चाइना में इकोनॉमी अब स्लो हो गई है, उनको उतनी एनर्जी की जरूरत नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत एनर्जी चाहिए, लेकिन पहले जितनी नहीं। तो ऐसे में तेल की पूरी राजनीति बदल गई। पर इसमें नया क्या है? इसमें नया यह है कि वेनेजुएला और यूएसए जो काफी लंबे समय तक एक दूसरे के परस्पर विरोधी रहे हैं, उनमें यूएसए ने स्पष्ट तौर पे वेनेजुएला की सरकार के प्रति असंतोष जाहिर किया है। ऐसा माना जा रहा है कि शायद यूएसए वेनेजुएला के ऊपर सैनिक कार्यवाही भी कर सकता है। लेकिन इसी बीच एक और इंपॉर्टेंट खबर आई और इसीलिए आज ये वीडियो बना रहा हूं। रिलायंस को यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने एक एक्सेप्शनल अप्रूवल दिया है कि अगर वो चाहें तो वेनेजुएला से तेल खरीद सकते हैं। यह खबर आने के बाद दुनिया में रिलायंस को लेकर के अफवाहों के दौर गर्म हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि यूएसए रिलायंस को सपोर्ट कर रहा है उसे सऊदी अरामको के खिलाफ खड़ा करने के लिए। सऊदी अरामको सऊदी अरेबिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज वैल्यूएशन के हिसाब से मानी जाती है। ऐसा क्यों लग रहा है कि रिलायंस को अरामको के खिलाफ खड़ा किया जाएगा? देखिए, जिस तरह से वेनेजुएला पे सैंक्शंस लगे हुए हैं और पिछले लगभग 25 सालों से हैं, उस दरमियान किसी भी कंपनी या किसी भी देश को यह स्वतंत्रता नहीं दी गई थी कि वो वेनेजुएला से तेल खरीदे। लेकिन इसके पीछे पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है? हम सबको पता है, अभी कुछ ही महीनों पहले सऊदी अरेबिया ने पेट्रो डॉलर से अपने आप को हटा लिया। यानी इससे पहले सऊदी अरेबिया का यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट था। वो ये था कि सऊदी अरेबिया जब भी तेल बेचेगा वो सिर्फ डॉलर में ही बेचेगा। इससे डॉलर को एक ग्लोबल करेंसी के रूप में मान्यता मिलने में मदद मिलती है। किसी भी करेंसी को अपना तेल खरीदने के लिए यूएस डॉलर मार्केट से उठाना पड़ेगा और यूएस डॉलर की इसलिए डिमांड हमेशा मार्केट में बनी रहती है। लेकिन सऊदी अरेबिया ने अब कहा है कि वो सिर्फ डॉलर में डील नहीं करेगा। इसका मतलब वो कुछ और करेंसीज में भी डील करेगा, जिसमें जापानीज येन, चाइनीज युआन, यूरो और कुछ और करेंसीज भी होंगी। ऐसे में ऐसा माना जा रहा है कि यूएसए और सऊदी अरेबिया के बीच में उनके रिश्तों का ये सबसे लो पॉइंट है। तो क्या यहां ये मान लेना ठीक है कि अब ये रिश्ते इतने कड़वे हो गए हैं कि अरामको के खिलाफ यूएसए किसी और कंपनी को खड़ा करना चाह रहा है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक तरह से सेफ बेट है। यूएस सऊदी अरेबिया को दिखाना चाहता है कि हम आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं है और हम चाहें तो अभी भी दुनिया में मार्केट प्लेयर्स बना सकते हैं। मेरे ख्याल से ये एक थ्रेट के रूप में पेश किया जा रहा है सऊदी अरेबिया के लिए। याद रखिए कि रिलायंस के पास दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरीज में से एक है। ऐसे में अगर उसे कच्चा तेल वेनेजुएला से मिलता है जिसे रिफाइन करके रिलायंस बेच पाता है, तो रिलायंस दुनिया की सबसे अमीर कंपनीज में से एक हो सकती है। और ये ताज्जुब भी नहीं होगा अगर मुकेश अंबानी दुनिया के चंद अमीर व्यक्तियों में शामिल हो जाए। रिलायंस जो पहले से ही काफी प्रॉमिसिंग और ब्राइट फ्यूचर रखता है, उसके लिए थोड़ी सी और अच्छी खबर आ रही है। इसका एक और पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, ग्लोबल पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। वो ये कि एक नया ब्लॉक बनते हुए देखा जा रहा है जिसमें चाइना, रशिया, मिडल ईस्ट के देश खासकर सऊदी और ईरान शामिल है। चाइना ने पीछे बहुत बड़ा रोल प्ले किया था सऊदी अरेबिया और ईरान को एक टेबल पर ला करके उनके बीच में रिलेशंस नॉर्मलाइज कराने की कोशिश की थी। उसको देखते हुए यूएसए अब एक नया इकोनॉमिक ब्लॉक ढूंढ रहा है। इंडिया की तरफ यूएसए देख सकता है। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि यूएसए इंडिया को भी चेक एंड बैलेंस के तौर पर पाकिस्तान को दोबारा सपोर्ट कर सकता है। वक्त में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंडिया के लिए यहाँ पर एक चैलेंज है। वो चैलेंज है कि वो किस तरह से यूएसए और चाइना रशिया ब्लॉक के बीच में बैलेंस बना के रख सकता है। हमने इतिहास में ऐसे बैलेंस बहुत अच्छे से स्ट्राइक किए हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है इजराइल और फिलिस्तीन। दोनों के साथ हमारे अच्छे रिलेशन रहे हैं और पीछे भी यूएसए और रशिया दोनों से हमारी दोस्ती गाढ़ी ही हुई है। ऐसे में अब जब ये नए ब्लॉक बन गए हैं तो क्या हम अपने उसी पुराने बैलेंस को मेंटेन कर पाएंगे? मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है। किसी भी एक ध्रुव में जाने से अच्छा है कि हम दोनों तरह की पार्टीज के अपने फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट करें और अपने लिए नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज खोजें। खैर, ये वीडियो सिर्फ इतना था आपको बताने के लिए कि दुनिया में ऐसा बहुत सारा घट रहा है जो आने वाले वक्त में तेल, खनिज तेल की राजनीति को प्रभावित करेगा और शायद उसके साथ दुनिया भर की इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल सिनेरियो को भी। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार।